मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम आपकी बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं विधिक सेवा और लोक अदालत जन सामान्य की नज़र में। इस विषय पर यह विषय सिर्फ अदालतों से जुड़ा हुआ है या न्यायालयीन व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि हर आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस कार्यक्रम को आप ध्यान से देखिए, आपको अपनी बहुत सी बातों का उत्तर घर बैठे मिल जाएगा। आपको ये बता दें, आज इस कार्यक्रम में विशेष चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अवर सचिव और न्यायाधीश श्री द्विजेंद्र नाथ ठाकुर जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर साहब अपने इस कार्यक्रम में। और दर्शकों, हम आपको ये भी बता दें कि विधिक सेवा से जुड़ी हुई तमाम बातें जो हैं वो हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से पहली बार आपके साथ बांट रहे हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को ज़रूर ध्यान से देखें। और ठाकुर साहब, मैं अपने दर्शकों के लिए सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि नेशनल लोक अदालत से क्या अर्थ है, क्या इसका तात्पर्य है? जैसा कि नेशनल लोक अदालत के नाम से ही हम ये अनुमान लगा सकते हैं जी कि नेशनल लोक अदालत जो है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक संयुक्त प्रयास है। अच्छा। जिस दिन एक दिन का समय ऐसे दिया जाता है कि जिन लोगों के भी मामले न्यायालयों में लंबित हैं या ऐसे मामले जो न्यायालय में पेश किए जाने वाले हैं, उन न्यायालयीन मामलों के संबंध में वो आ सकते हैं, न्यायालय में चर्चा कर सकते हैं और आपसी रजामंदी राजीनामे के आधार पर उस ही दिन उस मामले का त्वरित निराकरण स्वयं अपनी प्रेरणा से करा सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसमें जो जन सामान्य आते हैं, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी जो अगली तिथि है, अगली नेशनल लोक अदालत है, ये कब आयोजित होने वाली है? देखिए, नेशनल लोक अदालत जो है वो जैसा कि मैंने बताया कि नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के संयुक्त प्रयास से की जाती है। जी, तो इसकी जो तिथियां हैं वो अमूमन वर्ष में 4 दिवस ऐसे निर्धारित किए जाते हैं। अच्छा। जिस दिन नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। तो लेकिन इस बार सौभाग्य से यह तिथि जो है 11 सितंबर दिन शनिवार को आयोजित होने वाली लोक अदालत की तिथि है, जिस दिन जो भी व्यक्ति जिनका कोई भी मामला न्यायालय में यदि लंबित है या ऐसा प्रकरण जो न्यायालय में पेश होने वाला है, उन प्रकरणों के संबंध में वो उस दिन न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। आपसी रजामंदी, आपसी बातचीत कर उस मामले का एक हल निकाला जा सकता है और उस पे न्यायालय के साथ साथ न्यायाधीश के अतिरिक्त 2 और सदस्य भी होते हैं। उनकी मुहर लगने के बाद वो मामला वहीं उसी दिन त्वरित निराकृत हो जाता है। जी, तो इसमें लोग पहुंचते कैसे हैं, कैसे वो अप्रोच करते हैं? देखिए, लोगों को तो सबसे पहली बात है इस नेशनल लोक अदालत के संबंध में जागरूकता। तो जागरूकता फैलाने का कार्य जो है वो हमारे स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ के साथ काम कर रही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ का, वो जिला न्यायाधीश महोदय के गाइडेंस में काम करते हैं और प्रत्येक गांव, छोटे से छोटी जगह में हमारी टीम है जो DLSA कहलाती है और उनके पैरालीगल वॉलंटियर्स के साथ साथ वो जन जागरूकता अभियान में बिल्कुल जुड़े रहते हैं। तो वहाँ से लोगों को जब एक बार जानकारी होती है तो स्वप्रेरणा से लोग नेशनल लोक अदालत जहाँ भी उनका मामला लंबित होता है वहाँ वो आ सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष व्यवस्था कुछ बार से हमने भी अपनी ओर से की है, क्योंकि जैसे कि कोविड का समय आया जब यातायात प्रभावित थे, लेकिन लोगों की पीड़ा तो वहीं थी, लोगों के विवाद वहीं थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे उनमें जो उस चीज़ का समाधान चाहते थे, लेकिन किसी परिस्थितिवश
वो न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते थे। तो विशेष व्यवस्था न्यायालयों से की गई कि वो ऐसे लोगों को पहले तो चिन्हांकित करें जो न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते लेकिन इच्छा रखते हैं कि वो उस दिन अपने प्रकरणों का निराकरण करा सकें। तो वैसे व्यक्तियों को चिन्हांकित किया गया, उनके लिए विशेष आवागमन की सुविधा न्यायालयों के माध्यम से की गई ताकि वो न्यायालय में आएँ। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस दिन, जैसे कि हम अमूमन देखते हैं कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस हो गए या कोई ऐसा व्यक्ति है जो असक्त है, न्यायालय नहीं आ सकता, तो उसे वहाँ पर हमारी वैन्स जाती थी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय तक कनेक्ट करके उसकी बात उसको रखने का मौका देती थी और उसके बाद एक समाधान निकल के आता था। ठाकुर साहब, आपने अभी चर्चा के दौरान कोविड-19 की बात की, कोरोना काल की बात की, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। कोरोना की जहाँ तक हम बात करें तो अभी ज़रूर उसका जोर कम हुआ है, लेकिन हम उससे पूरी तरह से बाहर नहीं आए। इसलिए हम समय समय पर अपने दर्शकों से ये अनुरोध भी करते हैं कि जो उसकी गाइडलाइंस हैं बचने की, आप उसका जो है अक्षरश पालन करें, मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी बना करके रखें और समय समय पर सैनिटाइज़र से या साबुन से अपने हाथ धोते रहें। आप इस कार्यक्रम में भी देख रहे होंगे कि अभी हमने मास्क जरूर नहीं लगाया है, लेकिन उस दूरी को हम बना करके रखे हुए हैं जो सुरक्षित दूरी कहलाती है। इसलिए हम इस चर्चा में बिना मास्क से आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि जब आप भीड़ भाड़ के इलाके में जाएं तो ज़रूर मास्क लगाएं, जहां ज़रूरत है वहां डबल मास्क लगाएं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कोरोना काल में न्यायालयीन जो व्यवस्था है उसको भी काफ़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ा है। उस दौरान जन सामान्य के लिए जो उनके प्रकरण थे उनका निराकरण करने के लिए किस तरह से व्यवस्था की गई, और साथ में ये भी कि 11 सितंबर को जो अभी होने वाली है लोक अदालत, उसमें भी अभी एक कोरोना काल से मुक्ति नहीं मिली है, तो क्या कुछ विशेष प्रबंध किए गए? देखिए, जहाँ तक आपने बात की कोरोना काल की, तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हर प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में एक कहीं ना कहीं एक निराशाजनक स्थिति थी, एक शिथिलता थी जिसे दूर करना ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से फिर एक बार सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो अति आवश्यक कार्य थे न्यायालय में, जो लोगों के अधिकारों से जुड़े हुए थे, उनमें एक दिन के लिए भी ऐसी कोई रुकावट न्यायालय में नहीं आने दी और अति आवश्यक कार्य के लिए हमेशा न्यायाधीशगण, उनके स्टाफ और सभी लोग हमेशा तत्पर थे। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो प्रकरण न्यायालय में लंबित थे या जिन प्रकरणों में नियमित सुनवाई की जानी चाहिए थी, उनमें इस कारण से विलंब तो हुआ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है जी। लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए हमने ये जो प्रयास किया, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने दिनांक 11 जुलाई 2020 जी, इसका वर्णन बहुत ज़रूरी है। जी जी जरूर। इस दिन उस समय जो काल था वो ऐसा था कि हर तरफ कोरोना के कारण परिस्थितियां खराब थी, सोशल डिस्टेंसिंग ऑब्जर्व करना था और किसी भी समय कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई ढिलाई हम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो इस वजह से हमारे जो तत्कालीन माननीय चीफ जस्टिस महोदय थे, माननीय PR रामचंद्र मेनन सर, उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा माननीय एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हमारे न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा साहब के नेतृत्व में हमने ये काम किया कि उन्होंने एक संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यदि न्यायालय तक कोई नहीं पहुंच सकता तो उस न्यायालय की पहुंच ऐसी होनी चाहिए कि वो उस व्यक्ति तक पहुंचे। क्या बात। तो वो एक बात जो थी वो हम सभी लोगों के मन में घर कर गई और उसके बाद एक ऐसा प्रयास किया छत्तीसगढ़ की जुडिशरी ने, जो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक ऐसी पहल की कि छत्तीसगढ़ के प्रत्येक न्यायालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा। अच्छा। हर एक दूर सुदूर इलाके को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न सिर्फ जोड़ा, ऐसे प्रकरणों का चिन्हांकन किया गया, ऐसे लोगों तक हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स की टीम गई जो उस समय भी अपने मामले का निराकरण करवाना चाहते थे। जी, और आपको ये जान करके बहुत हर्ष होगा कि जो उस समय जो हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो लोक अदालत का आयोजन किया, वो राज्य ही नहीं पूरे राष्ट्र के लिए एक उदाहरण स्वरूप काम आया और इंडिया की पहली स्टेट लेवल ई लोक अदालत हमने की, जिसपे मैं अगर आपको आंकड़े बताऊं तो जिसमें 2270 केसेस उस दिन खत्म किए गए, डिस्पोज किए गए आपसी रजामंदी के, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है उस परिप्रेक्ष्य में जिस समय लोगों का आवागमन प्रभावित था, हर एक तरफ शिथिलता और एक नकारात्मकता का माहौल था। तो ये एक छोटी सी पहल, लेकिन छोटी आप कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये काफ़ी बड़ी पहल थी और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
ही नहीं बल्कि कहना चाहिए पूरा छत्तीसगढ़ जो है इसके लिए गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के जो आयोजन होते हैं और उसको सराहा जाता है और वो दूसरे के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, चूँकि ये लोक अदालत का जो मामला है इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो सुनवाई होती है, लोग आते हैं, पक्षकार विपक्षकार सब आते हैं। 11 सितंबर के लिए क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई? देखिए, यदि मैं बात करूं कि विशेष तैयारियों की, तो विशेष तैयारियां जो हैं वो इस प्रकार से की गई हैं कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट जो उस दिन बैठेंगे 11 सितंबर को उन्हें एक विशेष शक्ति प्रदान की गई है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, जिससे कुछ जो छोटे प्रकरण होते हैं, जो लघु प्रकरण होते हैं, जिनका निराकरण वो उस दिन कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा साहब द्वारा एक और पहल की गई कि उन्होंने जो न्यायपालिका है उसकी जो अपेक्षाएं हैं वो उन्होंने सामने रखी। माननीय जिला कलेक्टरों के साथ समस्त जिलों के एसपी महोदयों को भी उन्होंने जोड़ा। उनके अतिरिक्त हमारे जिला न्यायाधीशगण तो उसमें थे ही सम्मिलित, और वहाँ उन्होंने जो भी अपेक्षाएं थी वो अपनी अपेक्षाएं सामने रखी और सभी से जो जन जागरण और जागरूकता के लिए कार्य करने के लिए तो कहा ही, परंतु आगे आकर इस कार्य को हर एक क्षेत्र में फैलाने और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के दिन करने के लिए एक अपील भी की, जिसका हम ये देख रहे हैं कि आज तक यदि हम देखें तो माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदयों की तरफ से भी अपनी कार्यवाही चालू है और उनकी तरफ से भी प्रकरणों का चिन्हांकन नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु किया जा रहा है। और आज दिनांक तक जो हमारे पास आधिकारिक जानकारी मौजूद है, तो हम लोगों ने अब तक 55,000 से भी ज़्यादा केसेस चिन्हांकित कर लिए हैं। 55,000 से भी ज़्यादा केस चिन्हांकित कर लिए हैं। तो उनमें से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा केसों का निपटारा लोक अदालत के दिन होगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद ये भी करते हैं कि इससे ज़्यादा भी सफलता मिले। क्योंकि एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जैसा कि अभी का जो माहौल चल रहा है कि ज़रूर कोरोना थोड़ा सा कम तो हुआ है, लेकिन अभी भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम पूरी तरीके से लोक अदालत को संचालित कर पाएँ या भीड़ भाड़ का माहौल हो। तो ऐसी स्थिति में हमने हाइब्रिड लोक अदालत की व्यवस्था की है, जिसमें जो व्यक्ति हैं जो आना चाहें न्यायालय वो आ सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा, हर प्रकार से सैनिटाइज़र, मास्क की तो उपलब्धता होगी। उसके अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी लोगों के जुड़ने का न सिर्फ व्यवस्था की गई है, लेकिन प्रोत्साहित भी किया जा रहा है, ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी लोग न्यायालय तक अपनी बात रखें और प्रकरण कम से कम लोगों की उपस्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई होकर निराकरित किए जा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है ठाकुर साहब आपने। यहाँ पर हम एक छोटा सा विराम लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जरा से छोटे से विराम के बाद पुनः हाजिर होते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वंदे मातरम्, 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 वंदे मातरम्। दर्शकों, विराम के बाद एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बता दें, आज की बातें आपकी बात कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं विधिक सेवा और लोक अदालत जन सामान्य की नज़र में, और इसके लिए आज हमारे साथ हैं द्विजेंद्र नाथ ठाकुर जी। आप हैं अपर सचिव और न्यायाधीश छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर से। ब्रेक पर जाने के पहले
हम बात कर रहे थे कि किस तरह के जो व्यवस्थाएं की गई हैं 11 सितंबर के लिए। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि लोक अदालत में किस तरह के मामले रखे जाते हैं और इसका लाभ जो है लोगों को किस तरह से मिलता है लोक अदालत के निराकरण के द्वारा। देखिए, सीधी सी बात यह है कि लोक अदालत, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कार्यक्रम की, कि जनता के लिए एक विशेष दिन या एक अवसर या एक व्यवस्था हम जिसे कह सकते हैं वो की गई है। तो उस दिन जो अत्यंत गंभीर प्रकृति के मामले हैं, जैसे हत्या हो गया, लूट हो गया, डकैती हो गया, या इस प्रकार के मामले हैं, उन प्रकार के मामलों को छोड़कर ऐसे सभी आपराधिक प्रकरण जो राजीनामा योग्य हैं वो तो रखे ही जा सकते हैं। उसके अलावा जो मोटर एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, क्लेम केस होते हैं, इंश्योरेंस कंपनियों के केसेस होते हैं या इंश्योरेंस कंपनियों के विरुद्ध केस होते हैं, जी जी जी। इसी प्रकार से जो बैंक और फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के जो केस होते हैं वो केसेस रखे जा सकते हैं। विशेष तौर पे जो अभी हम देख रहे हैं कुछ समय से कि जो चेक बाउंस के प्रकरण हैं वो काफ़ी सारे मात्रा में रखे जा रहे हैं, जो और निराकृत भी हो रहे हैं। तो लोगों को एक सुलभ अवसर प्रदान होता है उन प्रकरणों को भी निराकरण करने का। इसके अतिरिक्त जो सिविल मामले हैं, और इस बार की जो लोक अदालत है उसमें जैसा कि मैंने बताया कि विशेष सीटिंग का भी शक्तियां प्रदान की गई है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा। तो इस बार जो छोटे प्रकरण हैं उनको भी हम रख रहे हैं मामले में जिसमें जुर्माने हैं या बहुत कम सजा है, वैसे प्रकरणों को भी हम ले रहे हैं। इनके अतिरिक्त जो है, मैं कहना चाहूँगा कि कुछ अपनी प्रयास रेवेन्यू अथॉरिटीज़ भी कर रही हैं, कलेक्टर महोदय भी कर रहे हैं, CACB वाले भी कर रहे हैं, जो नगर निगम हैं हमारे साथ जुड़े हैं वो लोग भी कर रहे हैं कि जलकर मलकर या इस तरह की जितनी भी समस्याएं या प्रॉब्लम या जिस प्रकार के भी प्रकरण उनके पास लंबित हैं वो सब भी लोक अदालत के दिन रखे जाएं और उनका निराकरण लोक अदालत के दिन हो। ठाकुर साहब, आपने अभी उसकी जो चर्चा की है इसमें एक बात और जहन में आती है, इसके लिए क्या कुछ शुल्क वगैरह का भी प्रावधान है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, लोक अदालत का कोई विशेष शुल्क नहीं होता कि लोक अदालत में यदि आपको प्रकरण निराकरण कराना है तो उसके लिए आपको कोई शुल्क देना होगा, ये बात सही नहीं है। लोक अदालत में वो मामले रखे जाते हैं जिनमें दोनों पक्षकार या दोनों में से कोई एक पक्षकार सहमत हो कि वो वार्तालाप के माध्यम से अपने प्रकरणों का निपटारा किया जा सके, तो इसमें कोई शुल्क नहीं लगता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको एक बात जाननी चाहिए कि जो सिविल मामले होते हैं जब वो न्यायालयों में पेश किए जाते हैं तो उनमें न्याय शुल्क लगाया जाता है, जो कि लोक अदालत के दिन यदि निपटारा होता है तो वो न्याय शुल्क भी उनको वापस हो जाता है। अच्छा। तो लोगों की यदि ये धारणा है कि लोक अदालत में अगर निराकृत कराना है प्रकरण तो उन्हें किसी प्रकार का शुल्क अदायगी करनी होगी, तो ये बात सही नहीं है, बल्कि उस दिन शुल्क वापस जरूर होता है, ये प्रावधान जरूर है। ठाकुर साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, स्थायी लोक अदालत, ये शब्द भी हमने बहुत सुना है, तो स्थायी लोक अदालत, इसकी उपयोगिता क्या है और इसमें किस तरह के जो प्रकरण हैं वो स्वीकृत किए जाते हैं सुनवाई के लिए? देखिए, स्थायी लोक अदालत जो है वो एक ऐसा विषय है जिस पर जन जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। स्थायी लोक अदालत में जो भी जन सामान्य के लिए उपयोगी सेवाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन सब से संबंधित प्रकरणों को सुनवाई में लिया जा सकता है। जैसे कि आप मान के चलिए कि बिजली आपूर्ति, पानी आपूर्ति यदि बाधित हो, जो ट्रांसपोर्ट के मैटर्स हैं जिस पे यदि ट्रांसपोर्टर्स के विरुद्ध कोई परेशानी हो किसी व्यक्ति को, या फिर आप देखेंगे कि कॉलोनीज आजकल बहुत चल रही हैं, कॉलोनाइजर्स से बहुत ज़्यादा विवाद लोगों के हो रहे हैं, तो यहाँ तक कि इस तरीके के मामले को भी परमानेंट लोक अदालत में रखा जा सकता है। और जो परमानेंट लोक अदालत में जो परिभाषा दी गई है जन उपयोगी सुविधाओं की, वो बहुत ही व्यापक है। तो एक छोटी सी चीज, चाहे वो आपके घर पर पानी ना आना हो, आपसे अधिक किराया बिजली का बिल वसूला जाना हो, ये छोटी सी चीज़ों से लेकर के आप चाहे कॉलोनी की बात कर लें, यदि आपसे अधिक वसूली की जा रही है, समय में आपको फ्लैट का पोजेशन आदि नहीं मिल रहा है, तो वहाँ तक के मामले सुनवाई में लिए जा सकते हैं। और इसमें विशेष बात ध्यान देने वाली ये भी है कि इसमें जो परमानेंट लोक अदालत होता है, इसमें भी एक बोर्ड होता है। तो परमानेंट लोक अदालत की अध्यक्षता एक वरिष्ठ न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के वो करते हैं, उनके अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य भी होते हैं। तो इसमें खास बात जो सभी को जाननी चाहिए वो ये है कि एक आम धारणा जो न्यायालय से संबंधित ये है कि न्यायालय में विलम्ब होता है, प्रकरणों में विलम्ब हो जाता है, वो न्यायालयीन प्रक्रिया है जिससे बचा नहीं जा सकता, और लोगों की
भलाई के लिए ही है। जी जी जी। लेकिन परमानेंट लोक अदालत की विशेष बात यह है कि इसमें नेचुरल जस्टिस के आधार पर परमानेंट लोक अदालत की जो खंडपीठ है उसे अपने प्रोसीजर बनाने के लिए अधिकारिता प्राप्त है, क्योंकि हम किसी से छोटी सी चीज़ के लिए अपेक्षा नहीं कर सकते। किसी के नल में अगर पानी नहीं आ रहा है, तो किसी के घर के बाहर अगर कोई गड्ढा खोद दिया है, तो इस तरीके से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि बहुत समय तक वो प्रकरण लंबित रहे और उसे चाहने वाले अनुतोष तक रुकना पड़े। तो त्वरित न्याय यहाँ पे दोनों पक्षकारों के बीच बोर्ड कराता है। और विशेष बात यह है कि यदि दोनों के बीच में यदि आपसी सामंजस्य नहीं बैठता और राजीनामा की स्थिति नहीं आती, तो भी जो भी तथ्य उस समय प्रकाश में बोर्ड के सामने में होंगे, उनके आधार पर बोर्ड फैसला देगा। ओके। और वो फैसले दोनों पक्षकार पर बंधनकारी होंगे, जिनकी कोई अपील नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। इसमें ठाकुर साहब एक बात और आपसे सुनते सुनते समझ में आ रही है कि मान लीजिए लोक अदालत में दोनों पक्ष पहुँचे, दोनों के राजीनामे से उसका निराकरण हो गया प्रकरण का, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच में उस तरह की जो राजीनामा हुआ था उसको नहीं किया जाता है, तो क्या इसको फिर से सुनवाई के लिए लाया जा सकता है? देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि प्रत्येक प्रकरण अपने आप में एक प्रकरण ही होता है। तो जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण में जब वो दोनों पक्षकार जब तक कि आपसी राजीनामा के लिए तैयार नहीं होते, तब तक राजीनामा कर प्रकरण को नस्तीबद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन लोक अदालत की खास बात ही यही है कि राजीनामा जिन लोगों में हो रहा है उन लोगों में कहीं ना कहीं सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित है, मधुर संबंध स्थापित है, तभी हो रहा है। तो इससे आगामी समय में या भविष्य में उनके बीच जो टकराव की स्थिति है वो अपने आप स्वमेव ही खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। जी जी। जबकि न्यायालय में यदि उसका निराकरण होगा तो हो सकता है कोई एक पक्ष उससे असंतुष्ट हो, उसकी ऊपर अपील करे और इस बीच में आपसी तनातनी या आपसी कुछ माहौल या शांति भंग होने की संभावना होती है। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि लोक अदालत में यदि राजीनामे हो रहे हैं तो उनके बाद जो आपसी मधुर संबंध जो है दोनों पक्षों में स्थापित रहते हैं। ठाकुर साहब, एक महत्वपूर्ण बात आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि इन सारी जटिलताओं से बचते हुए जो पक्षकार है वो सीधा प्राधिकारी तक पहुँच सके अपने समस्या के निराकरण के लिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने इस संबंध में किया। जैसा कि अभी वर्तमान समय चल रहा है, हर तरफ तकनीक पे काम हो रहा है, तो न्यायालय और न्यायालयीन प्रक्रिया भी इससे अछूती नहीं है। तो हमारी ओर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कुछ समय पहले तक पुलिस की एक हेल्पलाइन चलती थी, 101 या 108 में मेडिकल इमरजेंसी के समय कॉल कर सकते थे, उसी प्रकार की अगर शब्द कहूँ लीगल इमरजेंसी तो भी गलत नहीं है। यदि किसी को आपातकालीन कुछ जानकारी चाहिए या किसी परेशानी से उनका सामना करना पड़ रहा है या कोई त्वरित उनको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो नालसा का एक हेल्पलाइन नंबर है जी जी 15100। तो 15100 का जो नंबर है उस पर कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकता है। तो वो नंबर की विशेषता ये है कि उस नंबर पे मात्र आपको विधिक जानकारी नहीं मिलेगी, वहाँ की बाकायदा कंप्लेंट रजिस्टर होगी, कंप्लेंट संबंधित जिले का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को फॉरवर्ड होगी। उसके बाद जो सचिव महोदय होते हैं, जो कि खुद स्वयं में एक न्यायाधीश होते हैं, वो उस मामले को रुचि लेकर निपटारा कराने की कोशिश करते हैं। और इसमें हमारी ओर से ये भी हम प्रयास करते हैं कि यदि इसमें कोई विशेषतर गोपनीयता बरतने की भी कोई बात है उसको भी रखा, तो उसकी गोपनीयता भंग ना हो, इसका भी हम विशेष प्रयास करते हैं। और न सिर्फ लोगों को एक जानकारी मिलती है, पर हमारी जो कोशिश है वो ये है कि उनको जो अनुतोष प्राप्त करना है वो भी उस माध्यम से उनको मिल जाए। बहुत अच्छी बात बताई ठाकुर साहब। और मैं अब ये कहना चाहूँगा कि हम लोग कार्यक्रम के लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं। तो आपने हेल्पलाइन नंबर तो बता दिया, अब आप हमारे दर्शकों को कोई अगर इसकी वेबसाइट है वो भी बता दें, और चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में वो बता दें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि वेबसाइट जो है उससे भी आगे बढ़ कर के हमने जन जागरूकता में काम किया है। हमारा एक यूट्यूब चैनल चलता है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का, जो जिसका नाम है जन चेतना। अच्छा। जन चेतना यूट्यूब चैनल की विशेषता ये है कि जो जटिल कानून है वो आम आदमी तक कैसे पहुँचे, उसकी समझ कैसे हो। तो वर्तमान में जो न्यायाधीशगण हैं उनके द्वारा ही सरल भाषा में
उन सभी कानूनी प्रक्रिया कानूनों को जन जागरूकता के पर्पस से जन चेतना में डाला जाता है और उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और मैं आपको इस बारे में कहना चाहूँगा कि जो जन चेतना के हमारे वीडियो हैं वो हिंदी भाषा में भी हैं, अंग्रेजी भाषा में भी हैं और छत्तीसगढ़ी भाषा में भी हैं। इसके अतिरिक्त जो मूक-बधिर लोग हैं उनके लिए भी वो उनके साइन लैंग्वेज में वो वीडियोस अवेलेबल हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जन जागरूकता और कानून की जानकारी से अछूता न रह जाए। और जहाँ तक आपने बात की कि अंत में मेरा संदेश क्या होगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिस पे आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाकर पार्टिसिपेट करें और अपने प्रकरणों को उस दिन सुलझाएं। और आपको ये भी जानना होगा कि परमानेंट लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपनी रूटीन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपके घर में समस्या हो रही है, आस पड़ोस में जो समस्या हो रही है, उसका भी निराकरण आप त्वरित परमानेंट लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जन चेतना यूट्यूब चैनल है, 15100 के माध्यम से आप जन जागरूकता भी पाइए और यदि कोई समस्या हो तो उससे संपर्क भी करिए, क्योंकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सदैव आपकी सेवा पर तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, आपने हमारे स्टूडियो में आकर के दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और निश्चित तौर पर दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। और दर्शकों, आपसे सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आज की इस कड़ी को यहीं पर हम विराम देते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर करेंगे आपसे आपकी बात। तब तक के लिए नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आप